एक टाइम था जब इंडिया में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता था। ना कोई प्रॉपर फूड डिलीवरी सिस्टम था और ना ही किसी ने सोचा था कि एक दिन लोग घर बैठे 10 मिनट्स में खाना ऑर्डर करेंगे। आईआईटी दिल्ली के 2 ग्रेजुएट्स गुड़गांव के B&N कंपनी में जॉब कर रहे थे। हर रोज लंच का टाइम होते ही कैंटीन के पास रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज़ की लंबी लाइन लग जाती थी, जिसके कारण काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता था इस मेन्यूज़ को देखने में। इसी दौरान एक दिन एक आदमी ने इस छोटी सी प्रॉब्लम को नोटिस की और वही छोटी सी प्रॉब्लम आगे चलकर $1 बिलियन की कंपनी बन गई। और ये कहानी है दीपेंद्र गोयल और जोमेटो की। कहानी शुरू होती है जुलाई 10, 2008 में, जब दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा मिलकर एक वेबसाइट लॉन्च करते हैं जिसका नाम था फूडीबे। आइडिया कुछ इस तरह था, सारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज़ को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना। ये आइडिया सुनने में बहुत सिंपल लग रहा था, लेकिन इसी प्रॉब्लम को रोज लाखों लोग फेस कर रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फूडीबे क्या है, तो जोमेटो का पहला नाम फूडीबे ही था, जो बाद में इस नाम को बदलकर जोमेटो कर दिया गया था। अब फूडीबे से इसका नाम जोमेटो क्यों किया गया था, तो ये हम लोग आगे जानेंगे। फूडीबे की वजह से लोगों का काफ़ी टाइम बच रहा था और अब कस्टमर्स को मेन्यूज़ के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ रहा था, जिससे रेस्टोरेंट्स को भी काफ़ी कस्टमर्स मिलने लगे थे। शुरुआत में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा खुद ही रेस्टोरेंट जाते, खुद ही मेन्यूज़ को कलेक्ट करते और अपने वेबसाइट पर लिस्ट करते, और देखते ही देखते फूडीबे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। लोगों को इनकी सर्विस पसंद आने लगी। इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला लिया ताकि अपना फुल फोकस फूडीबे को दे सके, और नवंबर 2009 को दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और फुल फोकस फूडीबे पर देने लगे। अब इसी ग्रोथ को देखते हुए दीपेंद्र ने दिल्ली एनसीआर के बाकी सभी सिटीज़ में एक्सपेंड करने लगे। उस टाइम फूडीबे को किसी तरह से पैसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि ये एक कम्प्लीटली फ्री सर्विस थी। तभी इन्होंने सोचा पहले ऑडियंस बनाओ, पैसे बाद में आ जाएंगे। कंपनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और अब इसे ज़रूरत थी फंडिंग की, और फाइनली 2010 में इसे पहली फंडिंग $1 मिलियन मिलता है इन्फोएस से, जो कि Naukri.com की पेरेंट कंपनी है। इस फंडिंग से अब वो इसे और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रहे थे और अपनी एक अलग ब्रांडिंग बिल्ड करना चाहते थे, जिसके लिए उसने सबसे पहले फूडीबे का नाम बदल करके जोमेटो रख दिया। अब ये सवाल है कि जोमेटो नाम क्यों रखा गया। तो दीपेंद्र और उनकी टीम चाहते थे कि हमारी कंपनी का नाम यूनिक हो और याद रखना आसान हो। नाम चेंज करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि वो फ्यूचर में बस फूड तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे, वो जोमेटो के एक कंप्लीट फूड प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। और दूसरा रीज़न था कि लोग फूडीबे का नाम सुन के ईबे से कन्फ्यूज़ हो जाते थे, तो फ्यूचर में ईबे से कोई तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए इसका नाम चेंज करके जोमेटो रख दिया गया, जो कि टोमेटो से बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा था। अब जोमेटो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करने लगा था और अब ये बस गुड़गांव या दिल्ली तक ही लिमिटेड नहीं थे। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और देश के जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ थे उन सभी सिटीज़ में फैल चुकी थी। हर जगह से लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा प्यार दिया क्योंकि जोमेटो ने हर एक फूड लवर की लाइफ को काफ़ी ईजी बना दिया था। लेकिन जोमेटो अब यहीं तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे। ये प्लेटफॉर्म अब सिर्फ एक ऑनलाइन मेन्यूज़ की वेबसाइट नहीं थी। दीपेंद्र ने सोचा कस्टमर तो हमारे पास है ही, क्यों ना हम उसे फूड डिलीवरी भी करके दें, और मार्च 2015 में जोमेटो ने ऑफिशियली फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दी। और अब ये प्लेटफॉर्म एक रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म बन चुकी थी। लेकिन यहीं पर जोमेटो के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी थी। हुआ यह कि साल 2014 में उस टाइम रेस्टोरेंट्स खुद के डिलीवरी बॉयज से कस्टमर को फूड डिलीवर करते थे। इसी गैप को स्विगी ने पकड़ा। उसके पास खुद के डिलीवरी बॉयज थे जो खुद जाके रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिकअप करके कस्टमर को क्विक डिलीवर करते थे। इसी स्ट्रेटजी के कारण स्विगी बहुत जल्दी ग्रो करने लगा और जोमेटो के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन चुका था। इसी चीज़ को देखते हुए जोमेटो ने फूड डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर दी, लेकिन इसी बीच स्विगी बहुत ही एग्रेसिवली मार्केट कैप्चर कर रहा था क्योंकि ये मार्केट उस टाइम पूरी तरह से खाली था। इसलिए स्विगी ने अपना पूरा फोकस डिलीवरी सर्विस पर दे दिया हुआ था। उनके पास खुद के डिलीवरी पार्टनर्स थे, जिसकी वजह से कस्टमर को फूड बहुत जल्दी मिल जाता था, और यही चीज़ कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी क्योंकि अब कस्टमर्स को फूड लेने के लिए रेस्टोरेंट नहीं जाना पड़ता था, घर बैठे 10 मिनट्स में फूड मिल जाता था। और धीरे धीरे ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। लोग रेस्टोरेंट जाकर खाना खाने के बजाय घर बैठे ऑर्डर करना प्रेफर करने लगे। लेकिन इसी रेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कंपनीज जितना ज़्यादा ग्रो कर रही थी उतना ही ज़्यादा पैसा लूज़ कर रही थी एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। उसे फ्री डिलीवरीज, कैशबैक, हेवी डिस्काउंट्स एंड कूपन कोड्स दिए जाते थे ताकि वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर ना जाए। और कई बार तो ऐसा होता था कि कंपनी एक ऑर्डर पर प्रॉफिट करने के बजाय उल्टा उस पर पैसा लूज कर देती थी। लेकिन उस वक्त सभी कंपनीज का सिर्फ एक ही मकसद था, मार्केट कैप्चर करो, प्रॉफिट बाद में देखेंगे। और इसी एग्रेसिव कंपटीशन के बीच जोमेटो बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। धीरे धीरे कंपनी इंडिया के बिगेस्ट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म में से एक बन गई। लेकिन कहानी में अभी भी बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था।
2019 और 2020 तक आते आते जोमेटो और स्विगी के बीच कंपटीशन डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका था। हर जगह बस एक ही कंपटीशन चल रहा था, कौन कस्टमर्स को फास्टेस्ट डिलीवरी देकर इंडिया का नंबर 1 फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनेगा। लेकिन तभी पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज हुई जिसने हर बिजनेस को हिला कर रख दिया, कोविड-19 पेंडेमिक। सडनली रेस्टोरेंट सब बंद होने लगे, रोड्स पूरी तरह से खाली हो गए थे, लोग घरों में लॉक हो गए और स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था जैसे फूड डिलीवरी इंडस्ट्री कम्प्लीटली खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर गिरने लगे थे और डर बढ़ता ही जा रहा था। किसी को ये नहीं पता था कि लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करेंगे भी या नहीं। लेकिन फिर सिचुएशन धीरे धीरे चेंज होने लगती है, लोग घर से बाहर नहीं जा सकते थे और इसी वजह से ऑनलाइन फूड डिलीवरी उनकी नेसेसिटी बन गई थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जोमेटो ने क्विकली कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी स्टार्ट कर दी, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लॉन्च किया और डिलीवरी पार्टनर्स की सेफ्टी को अच्छे से मैनेज किया और धीरे धीरे कंपनी वापस ग्रो करने लगी। जो पेंडेमिक कंपनी को डिस्ट्रॉय कर सकता था, वही पेंडेमिक उसकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीजन बन गया था। इसी बीच 2020 में जोमेटो ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे कंपनी की ग्रोथ और भी बढ़ गई। जब जोमेटो ग्रो कर रहा था तब उसके कंपटीशन में एक और कंपनी आ गई थी, उबर ईट्स इंडिया, जो सेम सर्विस दे रहा था। दीपेंद्र ने सोचा ज़्यादा कंपटीशन रहने से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा लूज करना होगा, उससे बेटर उबर ईट्स इंडिया को ही एक्वायर कर लेता हूँ। और जोमेटो ने $350 मिलियन में उबर ईट्स इंडिया बिजनेस को एक्वायर कर लिया, जिसके बाद जोमेटो और भी पावरफुल बन चुका था, क्योंकि उबर ईट्स इंडिया के सारे कस्टमर्स जोमेटो पर आ चुके थे और अब जोमेटो की कंपटीशन बस एक ही प्लेटफॉर्म से थी, स्विगी। फिर आया 2021 का वक्त और इस साल जोमेटो ने पूरी हिस्ट्री ही बदल कर रख दी। कंपनी ऑफिशियली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गई और ये इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था, क्योंकि उस टाइम पहली बार एक इंडियन फूड टेक स्टार्टअप इतने मैसिव स्केल पर पब्लिक हो रहा था। उस वक्त ये कंपनी इतना पॉपुलर हो गया था कि हर जगह बस एक ही नाम सुनने को मिल रहा था, जोमेटो। दीपेंद्र गोयल अब इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर में से गिने जाने लगे थे। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। उस वक्त एक और कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, ग्रोफर्स, जिसे आज हम लोग ब्लिंकिट के नाम से जानते हैं। ब्लिंकिट को 2013 में अलविंदर धिंसा और सौरभ कुमार ने स्टार्ट किया था। मेनली ये कंपनी एक ग्रोसरी कंपनी थी जो 10 मिनट्स में ग्रोसरी आइटम्स डिलीवर करते थे। जब कंपनी ग्रो करने लगा तब दीपेंद्र की नज़र इस कंपनी पर गई। दीपेंद्र इस चीज़ को समझ गए थे कि फ्यूचर सिर्फ फूड डिलीवरी का नहीं है, इंस्टेंट डिलीवरी का ज़माना आ रहा है। अगर जोमेटो सिर्फ फूड तक ही लिमिटेड रहता तो फ्यूचर में ग्रोथ स्लो हो सकती थी। इसलिए साल 2022 में जोमेटो ने $568 मिलियन में ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया। उस वक्त बहुत सारे इन्वेस्टर और एक्सपर्ट इस डिसीजन के अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि फूड डिलीवरी पर फोकस करो, क्विक कॉमर्स से बहुत ज़्यादा रिस्क है। दीपेंद्र ने इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि वो फ्यूचर को देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि फ्यूचर सिर्फ फूड डिलीवरी का नहीं है, स्पीड एंड कन्वीनियंस का है। और धीरे धीरे ब्लिंकिट बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा। अब लोग सिर्फ फूड ही नहीं, ग्रोसरीज, स्नैक्स एंड डेली आइटम्स भी मिनट्स में ऑर्डर करने लगे। लेकिन आज भी जोमेटो के लिए कंपटीशन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन पहले से और भी ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। एक तरफ स्विगी जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ स्विस एंड ओनली जैसे नए प्लेटफॉर्म्स भी इस कंपटीशन में आ चुके हैं। आज जोमेटो फूड डिलीवरी मार्केट का 55% कैप्चर किया हुआ है और स्विगी 42%, बाकी सभी छोटे कंपनीज कैप्चर किया हुआ है। और इस वक्त जोमेटो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और ये कहानी थी जोमेटो की। हमें इस केस स्टडी से ये सीखने को मिलता है कि कोई भी स्टार्टअप पैसे से नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम से बनती है और हमेशा हमें फ्यूचर को देखना चाहिए, ना कि प्रेजेंट को। सो आई होप कि आपको ये केस स्टडी ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोगों का लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। और अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं